तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट, मतलब हम आगे ही बढ़ रहे हैं, कल हमने 100 तक किया था तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर इज नोन एज, जब भी आपका कोई मेजरमेंट जो होता है वो एरर से फ्री होता है, कोई भी गलती नहीं होती, तो वो क्या होता है, चांस अकरेंस होता है, प्रिसीजन होता है, रिलायबिलिटी होती है या वैलिडिटी होती है। और बताओ। हम्म और लोग भी बोलो। ये मुझे पता है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि रिलायबिलिटी होगा, वैलिडिटी होगा, क्या होगा, क्योंकि वैलिडिटी की बात करें तो क्लियरली हमारी हमारी अकरेंसी की बात की जाती है, कितना एक्यूरेट है मुझे। रिलायबिलिटी की बात करें तो कंसिस्टेंसी की बात की जाती है कि स्कोर्स कितने कंसिस्टेंट है। पवन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ये रिलायबिलिटी होगा। रिलायबिलिटी क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्री फ्रॉम एरर, अगर कोई मेजरमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम एरर है तो वो हमेशा स्कोर्स कंसिस्टेंट दिखाएगा, क्योंकि अगर एरर होगा तो कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। एरर की वजह से एक बार स्कोर किया है तो अलग आंसर आ सकता है, दूसरी बार स्कोर किया है तो कुछ अलग आएगा, तीसरी बार करेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो जब भी यहाँ पे लिखा है फ्री फ्रॉम एरर, मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो मतलब आपका जो टूल है वो कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, रिलायबिलिटी शो कर रहा है कि जो स्कोर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपका रिलायबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया? हम्म नहीं मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा था, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर, मतलब आपका जो मेजरमेंट है, जो टूल आपने क्लियरली बनाया, जो टेस्ट आपने बनाया है, वो फ्री है एरर से। क्यों? अगर इसमें एरर होगी तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार किसी की इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे तो अलग स्कोर आएगा, आप दूसरी बार स्कोर कर रहे हैं तो अलग स्कोर आ रहा है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इंटेलिजेंस पे एक टेस्ट बनाया है, ठीक है, माई इंटेलिजेंस टेस्ट, माई इंटेलिजेंट टेस्ट, मैंने ये अपना टेस्ट बनाया है इंटेलिजेंस पे, ठीक है। और मैं ये टेस्ट कर रही हूँ आपके ऊपर। मैंने एक बार टेस्ट किया तो आपकी इंटेलिजेंस आई 100, मैंने दूसरी बार टेस्ट किया तो आपकी इंटेलिजेंस आई 120, एक बार फिर मैंने तीसरी बार किया तो आपकी इंटेलिजेंस आ रही है 80। तो कहीं ना कहीं जो मेरा इंटेलिजेंट टेस्ट है इसमें एरर है, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गड़बड़ है, जिस वजह से ये क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी जो है, कंसिस्टेंसी जो है स्कोर्स की, उनमें उनमें भी गलतियां आ रही है। उनमें गलतियां क्यों आ रही है, क्योंकि जो मेरा टेस्ट है इसमें भी एरर है, ठीक है। तो इस वजह से ये रिलायबिलिटी की बात है, क्लियर है। और वैलिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, वैलिडिटी ये कितना एक्यूरेटली जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया, ये उस चीज को मेजर कर रहा है। जैसे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बनाया तो ये इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है ना, कहीं क्रिएटिविटी को तो नहीं मेजर कर रहा ना। जब आप इस चीज की बात करते हैं तो वो हमारी वैलिडिटी हो जाती है। पर जब हम स्कोर्स में एरर की बात करते हैं तो क्लियरली वो आपकी क्या है, कि स्कोर्स में एरर आ रहा है, ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम है। एरर है, फ्री फ्रॉम एरर है, तो मतलब रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, द रिलायबिलिटी ऑफ अ स्कोर इज अ वैल्यू बिटवीन, जो हमारी रिलायबिलिटी होती है स्कोर्स की, मतलब रिलायबिलिटी जो है क्लियरली वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 0 से 1 तक, -1 से +1 तक, -10 से +10 तक, या 0 से 10 तक। अब देखो यहाँ कोरिलेशन की बात नहीं की जा रही कि दो, अगर आपने क्या कहते हैं, दो टेस्ट आपने किसी पे लगाए तो उनमें आपस में क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है, उसकी बात नहीं की जाती। यहाँ पे सिर्फ रिलायबिलिटी के स्कोर की बात की जा रही है, तो आप उस हिसाब से सोच के आंसर करना, क्योंकि जो हमने क्लासेस में डिस्कस किया है वो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है। हम्म हाँ अर्जुन, और लोग भी बोलो क्या होगा।
ये 0 से 1 होता है, ये जो आपका रिलायबिलिटी स्कोर है ये 0 से 1 होता है, ठीक है। 0 से 1 की हम बात करते हैं रिलायबिलिटी स्कोर, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। 0 से 1 होता है हमारा। और अगर हम बात करें हमारे क्या कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो वो आपके क्या कहते हैं हम कहाँ तक देखते हैं -1 से +1, तो मतलब हमारा जैसे ये होता है कि 3 से ज़्यादा कोरिलेशन होना चाहिए, उससे बिलो हो जाएगा तो आपका कम कोरिलेशन है, ऐसे करके वो माइनस में चलता है। पर आपका 0 से 1 जो है रिलायबिलिटी का स्कोर होता है, ठीक है। वो कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की जा रही होगी, पर आपका जो स्कोर है वो 0 to 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन डाटा इज रैंक, जब आपका डाटा रैंक किया जाता है, कौन सा मेथड है जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, जो हम यहाँ यूज करेंगे, मतलब किस लेवल पे हमारा जो डाटा है रहेगा अगर रैंक किया जाए, कौन सा लेवल ऑफ मेजर हमारे लेवल ऑफ मेजरमेंट हमारे लिए बेटर रहेगा। ऑर्डिनल लेवल पे हमेशा जब भी आपका डाटा जो है रैंक किया जाएगा, ठीक है, तो ऑर्डिनल लेवल पे होगा। जब भी आपका नॉन पैरामेट्रिक डाटा की बात की जाएगी वो भी ऑर्डिनल लेवल पे होगा, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक अगर डाटा होगा तो मीडियन का इस्तेमाल होगा। ये कुछ चीज़ें याद रखना। जब भी आपका काई स्क्वायर होता है, काई स्क्वायर पे आपका काई स्क्वायर नॉमिनल से रिलेटेड होता है, नॉमिनल लेवल पे, ठीक है। और जब भी हमारा पैरामेट्रिक डाटा होता है, ठीक है, अच्छा खासा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो इंटरवल लेवल पे होता है, ठीक है। इंटरवल लेवल हमारा मोस्टली यूज फ्रिक्वेंटली यूज लेवल है, मतलब अच्छा खासा जो लेवल होता है वो इंटरवल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आर रिस्पॉन्स सच एज ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग रिफर टू विच टाइप ऑफ डाटा, ये किस तरीके का डाटा है। ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग किस तरीके का है? 104 का 3 अर्जुन और पवन कह रहे हैं। देखो, ये बहुत बेसिक चीज पूछी है मैंने। अगर आप ऊपर की चीजों में कंफ्यूज होते तो मुझे समझ आता, इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है। ये जो बी कह रहे हैं ऑर्डिनल किस लिए है ये? अच्छा नहीं नहीं, ये आप 103 का बोलते हैं, नहीं 104 का क्या बोला जा रहा है, 104 का सी भी बोला जा रहा है, डी भी बोला जा रहा है। चलो देखते हैं सी और डी क्या है। ये इंटरवल क्यों कह रहे हैं लोग, सी क्यों कहा जा रहा है, इंटरवल लेवल पे क्यों है, राइट रॉन्ग और ट्रू फॉल्स, ये तो नॉमिनल लेवल पे हो गया ना। आप कैटेगराइज कर रहे हैं चीजों को, कैटेगरी में बांट रहे हैं, तो ये तो नॉमिनल लेवल पे हो गया। जब भी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरीज में बांटते हैं, तो वो नॉमिनल लेवल पे होता है। जब भी हम रैंक करते हैं डाटा को, ठीक है, रैंक किया जाता है डाटा, तो वो ऑर्डिनल लेवल पे होता है। जब भी कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगरीज में जो डाटा होता है वो नॉमिनल में होता है। फिर बाद में इंटरवल में इक्वल इंटरवल जाते हैं, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स होना जरूरी है। और आपका क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट, ठीक है, क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट। अब जिसे नहीं पता होगा आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट, वो मेरे से पूछना। और क्या होता है हमारा, और हमारा होता है रेशियो, कैटेगोरिकल कुछ नहीं होता हमारे लिए यहाँ, रेशियो होता है। रेशियो में क्लियरली क्या होता है, ट्रू 0 पॉइंट होता है। और जितनी भी ये जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं वो सारी इसमें आ जाती है, रैंक, इक्वल इंटरवल, कैटेगरी सब आ जाता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, मतलब नीचे लेवल से आप ऊपर लेवल पे बढ़ते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, तो जो आपके नीचे लेवल की जो क्वालिटीज है वो ऊपर वाले लेवल में भी आती है, ठीक है। ट्रू 0 पॉइंट और आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट में अंतर पता है क्या होती है दोनों चीजें, बताओ मुझे। ट्रू 0 पॉइंट और ये जो आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट है, इसमें क्या अंतर है, क्या एग्जैक्टली चीज होती है, पता है आपको।
ठीक है। किसी और को डाउट है तो पूछो। डाउट मतलब डाउट है, पूछना है तो मैं बता दूंगी, और नहीं पूछना तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, चलो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। The extent to which a measurement can measure what is supposed to be measured known as. The extent to which a measurement can measure what is supposed to measure. क्या है ये? जिस चीज को मेजर कर रहा है उसी चीज को मेजर करने के लिए बना है, तो क्या है ये? बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया है। क्लियरली वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है कि जो भी चीज मेजर कर रहा है उसी को मेजर करने के लिए बनाया है, ठीक है, या फिर जिस चीज को मेजर करने के लिए बना है उसी चीज को मेजर कर रहा है ना, तो ये हमारी वैलिडिटी है, कितना वैलिड है हमारा, कितना एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही, कभी कभी इसको पैरेलली एक्यूरेट भी बोला जाता है या अकरेंसी बोला जाता है। कितना एक्यूरेटली जिस चीज को मेजर करने के लिए बना है उसी चीज को मेजर कर रहा है। अगर इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बना है तो ये इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा है ना, क्या पता ये क्रिएटिविटी को मेजर करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैलिडिटी। क्या है, रेलेवेंस एंड फेयरनेस आर मैम कंपोनेंट ऑफ एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ एक हाँ। सौ चार नंबर क्वेश्चन का फिर से दिखाइए मैम। अच्छा, 104, 104, हाँ ये रहा 104, बताओ। इसमें मैम जो ऊपर वाला ऑप्शन ऑप्शन वन है कैटेगराइज कर, इसमें मैम ये जो जैसे कि मान लीजिए कैटेगोरिकल कोई लिखा है, जैसे कोई भी डाटा लेने के लिए हम लोग जैसे आर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल, रेशियो, ये जो चार चीजें हम जो यूज करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन में ये जो पहला जो ए दिया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि इसका मतलब ये क्या, जो ये ए इसका उपयोग कब करें? ये जो ए दिया है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। रेशियो यहाँ पे मैंने लिखा है, रेशियो हमारे लिए जरूरी है। रेशियो, रेशियो पता है, ये मैं काटना भूल गई, चलो सही है आपने याद दिला दी। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कुछ नहीं है हमारे लिए, इसकी जगह रेशियो होता है। नॉमिनल, नॉमिनल, इंटरवल, ऑर्डिनल और रेशियो। ठीक ओके है, मैम। नॉमिनी में ही मैम कैटेगराइज किया जाता है, वो उसी को लिख दिया। हाँ नॉमिनल में ही कैटेगराइज किया जाता है, तो वो कैटेगोरिकल ऐसे ही लिखा है, बट हम नॉमिनल ही सही समझेंगे। ठीक है, वो ऐसे ही रॉन्ग ऑप्शन दिया। ठीक है, ठीक है मैम, ओके मैम। रेशियो पता है क्या होता है? रेशियो में सारी आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं नीचे वाले जो लेवल्स के, वो सारे आपके रेशियो में आ जाते हैं। और रेशियो में जो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब कि जहाँ भी जीरो है तो उसका मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दैट क्वालिटी, उस क्वालिटी की कंप्लीट एब्सेंस है। जैसे वेट में अगर जीरो है तो कोई भी वेट नहीं है, हाइट में जीरो है तो कोई भी हाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन में स्टडी किया जाता है। आई थिंक केल्विन में, हाँ केल्विन में मेरे हिसाब से किया जाता है। ठीक यस है, मैम, जैसे ओके। डिग्री का रूम दोनों में यूज होता देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपका इंटरवल लेवल पे होता है, और रेशियो में आपका केल्विन लेवल पे होता है। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेलेवेंस एंड फेयरनेस आर कंपोनेंट ऑफ वैलिडिटी। जो आपके रेलेवेंस है, ठीक है, और जो फेयरनेस है ये कंपोनेंट है वैलिडिटी के। ठीक है, अब ये जो रेलेवेंस और फेयरनेस किससे रिलेटेड है, किस टाइप की वैलिडिटी, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, फेस या प्रोडक्टिव? मैम स्लाइड ऊपर कीजिए। अच्छा दिख नहीं रहा, ओके अब दिख रहा है। यस मैम। ओके, रेलेवेंस एंड फेयरनेस किसके कंपोनेंट, किस तरीके की वैलिडिटी या फिर किस टाइप ऑफ वैलिडिटी? और लोग बताओ। वन 106 का सी, पवन क्या है? हाँ और लोग भी बताओ, क्या लगता है सबको? कोई बात नहीं, आई नो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी,
और कंफ्यूजन ही क्लियर करनी है। 106 का सी दिया गया है, बी दिया गया है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्लियरली आपका जो है फेस वैलिडिटी दिया था आंसर की में, पर ये गलत है, ये क्लियरली गलत है, क्योंकि फेस वैलिडिटी अपीयरेंस की बात करता है, कैसा आपका जो टेस्ट है वो अपीयर, दिखने में कैसा, तो वो अच्छी वैलिडिटी नहीं होती। अब यहाँ रेलेवेंस बोला गया है, रेलेवेंस मतलब कितना रेलेवेंट है और कितना फेयर है, ठीक है। तो ये कंटेंट वैलिडिटी से रिलेटेड है। कंटेंट वैलिडिटी क्या बोलती है? कंटेंट वैलिडिटी बोलती है कि हमारा जो यूनिवर्सली जो चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड जितने एक्सपेक्ट हैं, जितने डायमेंशन हैं, सबको इन्वॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे जितनी भी रिलेवेंट चीजें हैं वो आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपने वेलबींग पे आप एक टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, क्लियरली। तो अब वेलबींग पे आप अगर टेस्ट बना रहे हैं तो जो आपका टेस्ट है उसमें अगर कंटेंट वैलिडिटी होगी तो वो हर चीज को इन्वॉल्व करेगा, फिजिकल वेलबींग को भी, सोशल वेलबींग को भी, मेंटल वेलबींग को भी, मतलब हर तरीके की यूनिवर्सली उस टॉपिक को जिस तरीके से देखा जाता है, जैसे यूनिवर्सल, ये जो टर्म है ये क्लू है। यूनिवर्सली जो भी एस्पेक्ट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी डायमेंशन है, जितने भी चीजें होंगी उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी इन्वॉल्व की जाएंगी आपकी कंटेंट वैलिडिटी में। तो रिलेवेंट आपका जो डाटा जो आपने लिया है कितना रिलेवेंट है, ठीक है। जो भी आप कंटेंट वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम टेस्ट की रिलेवेंस की बात करते हैं, ये कितना रिलेवेंट है, ठीक है, जो भी टेस्ट को मेजर करने के लिए बोला है। और फेयरनेस, कितना फेयर है, सही है, कोई गलत, जैसे यहाँ पे एरर भी कंटेंट में एरर होती है कि आपने जो कंटेंट लिया कहीं उसमें एरर तो नहीं है, कुछ गलत तरीके का कंटेंट तो नहीं ले लिया, तो ये कंटेंट वैलिडिटी की बात करता है, फेस वैलिडिटी की नहीं, ठीक है। ऑल्दो आंसर की में यही आंसर था पर ये गलत है, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपके क्राइटेरिया की बात करती है, एक क्राइटेरिया को मेजर करना, जिसके अंदर फिर आपके क्या आ जाता है, आपकी कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। प्रेडिक्टेड वैलिडिटी क्या है, आपकी जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव। तो ये प्रेडिक्टिव कोई भी फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए होती है, इसका रिलेवेंस और फेयरनेस से इतना मतलब नहीं, ठीक है। सारी तरीके की वैलिडिटी समझ आई यहाँ कि नहीं? अच्छा, ये क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, क्या समझाना चाहती हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे द फील्ड इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन इन्वॉल्व टेस्टिंग, टेस्ट करना, मेजरमेंट करना एंड असेसमेंट फॉल अंडर। ये जो हमारे कुछ चीजें हैं जैसे टेस्टिंग, मेजरमेंट और जो असेसमेंट है वो किसके अंदर आएगा, साइकोलॉजी की फील्ड में या एजुकेशन की फील्ड में? रिलायबिलिटी मेजर, साइको एनालिटिक, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोमेट्रिक? ठीक, 107 का डी देखते हैं, चलो 2 डी बोल रहे हैं। क्लियरली साइकोमेट्रिक, यस अर्जुन, हाँ बहुत अच्छे, हाँ पवन बिल्कुल ठीक, सनिया नमंदी, साइकोमेट्रिक बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फादर ऑफ साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक के फादर कौन है ये बताओ। शुरुआत कहाँ से हुई थी साइकोमेट्रिक टेस्ट की? 108 का ए फ्रांसिस गैल्टन से हुई थी, हाँ शुरुआत जो है फ्रांसिस गैल्टन से हुई थी। साइकोमेट्रिक के फील्ड में सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रांसिस गैल्टन ने दिया। अब आगे क्या है, the minimum stimulus was necessary to activate a sensory system, the concept was propounded by, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है कि जो मिनिमम स्टिमुलस है वो नेसेसरी है एक्टिवेट करने के लिए सेंसरी स्टिमुलस। वेबर ने दिया है।
वेबर हैं, इन्होंने दिया है, ठीक है। मिनिमम स्टिमुलस वाज नेसेसरी टू एक्टिवेट अ सेंसरी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके क्या कहते हैं दो चीज़ों की बात की जाती है। जो वेबर है, वेबर ने अपना जो फॉर्मूला दिया उसमें उन्होंने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की भी बात की है कि हमारा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। तो क्लियरली आपके जो मिनिमम स्टिमुलस है वाज नेसेसरी टू एक्टिवेट अ सेंसरी सिस्टम, किसी भी सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो मिनिमम स्टिमुलस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। अब हमारा क्या है, द की कॉन्सेप्ट इन क्लासिकल टेस्ट थ्योरी इंक्लूड रिलायबिलिटी एंड, जो की कॉन्सेप्ट है हमारी किसी भी टेस्टिंग में वो रिलायबिलिटी और उसके साथ क्या होता है, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी के साथ क्या होता है, वैलिडिटी। अब यहाँ पे क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर, लर्न इज नोन एज द साइकोलॉजी। मतलब जो वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जहाँ लोग सोचते हैं, परसीव करते हैं, रिमेंबर करते हैं, लर्न करते हैं, इसे किस तरीके की साइकोलॉजी कहते हैं। हाँ, कॉग्निटिव, वन वन का सी, हाँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। अब यहाँ पे क्या, अंडर द कॉग्निटिव प्रोसेस लुकिंग एट अ पेन एंड रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट टू राइट फॉल अंडर द स्टेज। किस स्टेज में आएगा, जब आप एक पेन को ले रहे हैं, देख रहे हैं और देख के पहचान रहे हैं, अच्छा ये तो पेन है, इससे तो लिखा जाता है, तो ये क्या है, स्टिमुलस, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन। क्लियरली इसे परसेप्शन कहते हैं, हाँ परसेप्शन कहते हैं। वेरी गुड, डी बिल्कुल सही है, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशनल फोकस। कौन सा जो फैक्टर है वो हमारे अटेंशनल फोकस को अफेक्ट करेगा, कि हम किसी चीज पे अटेंशन कितना दे सकते हैं, कितना अटेंशन नहीं दे सकते, वो क्लियरली कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा। सेंस ऑफ टेस्ट, मीनिंगफुलनेस, मोटिवेशन या सेंस ऑफ स्मेल। 113 का डी बोल रहे हैं आप लोग, 113 का डी बोल रहे हैं आप लोग। ये मोटिवेशन भी नहीं होगा, और ये सेंस ऑफ स्मेल कैसे हो गया, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा आपके दिमाग में सेंस ऑफ स्मेल क्यों आ रहा है। आपका मटेरियल कितना मीनिंगफुल है वही तो आपका अटेंशन डिसाइड करेगा। अगर इंटरेस्टिंग है और मीनिंगफुल है, आपको समझ आ रहा है, तो आप ज्यादा अटेंशन देंगे। कोई चीज आपको नहीं समझ आएगी तो उस पर आप ध्यान कैसे दे पाएंगे। तो मीनिंगफुलनेस, मटेरियल के मीनिंगफुलनेस होने पे आपका अटेंशन निर्भर होता है। ये सेंस ऑफ स्मेल कहाँ से आ गया, मतलब किसी चीज में अच्छी खुशबू आएगी तो आप उससे ज्यादा अटेंशन देंगे, ये सोच रहे हैं क्या आप। मोटिवेशन में मोटिवेटेड है तो आप अटेंशन देंगे, चलो ये एक बार के लिए तब भी थोड़ा बहुत इधर आ जाए कि आप मोटिवेटेड है तो आप किसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं। पर ये सेंस ऑफ स्मेल मुझे नहीं समझ आया। मीनिंगफुलनेस क्लियरली राइट आंसर है, कि आपका जो मटेरियल कितना मीनिंगफुल है। जितना मीनिंगफुल मटेरियल होगा, जितना आपको समझ आएगा, जितना आपके लिए रेलेवेंट होगा, आप उस चीज पे ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे रेदर देन वो कितना अनमीनिंगफुल। ठीक है, आपको पता है मीनिंगफुलनेस जो आपके क्या कहते हैं, क्लियरली स्टडीज भी हुई है इस पे कि डाटा जो मीनिंगफुल होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है रेदर देन अनमीनिंगफुल डाटा। ठीक है, तो ये हमारा बी, हाँ बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, जो बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस।
ये किस चीज को कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस को ये इन्फ्लुएंस करेगा। हमारा जो बिहेवियर है वो किस फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, सेंसेशन को, अटेंशन को, हमारे परसेप्शन को या हमारी लर्निंग को। वन वन फोर अटेंशन, 114 का डी भी दिया जा रहा है और बी भी दिया जा रहा है, अटेंशन भी दिया जा रहा है। यहाँ पे परसेप्शन होगा क्लियरली, जो हमारा बिहेवियर है, जो ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो किस फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा कि किसी चीज को हम कैसे परसीव करेंगे, किसी चीज को हम किस तरीके से मीनिंग देंगे, वो क्लियरली हमारे बिहेवियर पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा बिहेवियर जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम किसी चीज का जो है मीनिंग मेकिंग करेंगे। ठीक है, हमारे बिहेवियर पे अटेंशन तो नहीं, सेंसेशन भी नहीं, हम किसी चीज को कैसे लर्न कर रहे हैं। लर्निंग फिर भी मैं समझ रही हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ बिहेवियर पे हमारी जो लर्निंग है वो फिर भी है, पर परसेप्शन, मीनिंग मेकिंग, किसी चीज की हम मीनिंग मेकिंग कैसे करेंगे वो हमारे बिहेवियर पर निर्भर करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से हम उसका परसेप्शन करेंगे, उसकी मीनिंग मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है, कि किसी चीज की हम मीनिंग मेकिंग कैसे करेंगे, किसी चीज को हम परसीव क्या करेंगे, वो क्लियरली जो हमारा बिहेवियर होता है ऑर्गेनिज्म का उस पर निर्भर होता है। अब आगे क्या है, विच ऑफ दीज स्टेजेस ऑफ कॉग्निशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन ब्रॉट टू द ब्रेन। इनमें से कौन सा कॉग्निशन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है, इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन ब्रॉट टू द ब्रेन, जो ब्रेन पे लाई गई। इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये क्लियरली कहाँ होता है, ब्रेन। अब हर चीज का परसेप्शन नहीं होगा, मैंने एक चीज में परसेप्शन बता दिया तो अब ये नहीं है कि हर चीज का परसेप्शन नहीं होगा। अब अपना भी दिमाग लगाओ। हाँ मेमोरी होगा, इसका मेमोरी होगा। मेमोरी में हमारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, इंटरप्रिटेट की जाती है। मेमोरी में तो इंफॉर्मेशन के ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। मेमोरी में होते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, मेमोरी में तो इंफॉर्मेशन हमारी होती है कि पहले सेलेक्ट होके सेंसरी रजिस्टर से फिर शॉर्ट टर्म में जाती है, फिर लॉन्ग टर्म में जाती है, तो मेमोरी होगा। ठीक है, in which system is information we process, learn and register and stored as a suggested under cognitive process। यहाँ पे कौन से सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस की जाती है, लर्न की जाती है, रजिस्टर की जाती है, स्टोर की जाती है एज सजेस्टेड अंडर द कॉग्निटिव प्रोसेस। थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। इन विच सिस्टम, कौन से सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस की जाती है, ठीक है, फिर लर्न की जाती है, फिर लर्न करने के बाद रजिस्टर की जाती है, फिर स्टोर की जाती है एज अ सजेस्टेड अंडर द कॉग्निटिव प्रोसेस। थिंकिंग में, मेमोरी में, डिसीजन मेकिंग में या लर्निंग में। इन विच सिस्टम द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस, हम प्रोसेस करते हैं, लर्न करते हैं, रजिस्टर करते हैं, स्टोर एज अंडर द कॉग्निटिव प्रोसेस। हाँ, हमारी तो इंफॉर्मेशन स्टोर या फिर
जो होती है वो मेमोरी में ही होती है। एक बार फिर भी मैं थोड़ा चेक करूंगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। वैसे तो मेमोरी में ही होना चाहिए, ठीक है, फिर भी मैं आपको श्योरली बताऊंगी। इवेल्युएटिंग द रिजल्ट इज वन ऑफ द की रिजल्ट। जब भी हम किसी भी सिचुएशन के रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, आउटकम को इवेल्युएट करते हैं, तो ये की रिजल्ट किस चीज का हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिसीजन मेकिंग का, लर्निंग का या मोटिवेशन। एक तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ओवरलैप कर रही है, तो मैं एक काम करूंगी, इन सब के क्लियर डेफिनेशन आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। शाम की क्लास में मैं बताऊंगी, ठीक है। हम्म। जब भी हम किसी चीज के रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मदद करने से पहले, फॉर डिसाइडिंग टू हेल्प समवन, यू विल सी कि हमारे क्या बेनिफिट होगा, क्या कॉस्ट लगेगी। तो हम नुकसान और फायदा देखते हैं ना क्लियरली, कि हम अगर मदद करेंगे, व्हेन वी आर डिसाइडिंग टू हेल्प समवन, वी लुक एट द कॉस्ट एंड बेनिफिट, क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, तभी तो हम मदद करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग होगा कि जब भी हम इवेल्युएट करते हैं रिजल्ट को, कि क्या रिजल्ट होगा, हमारा फायदा होगा नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तभी तो हम उसके रिजल्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज को डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ में डिसीजन मेकिंग उतना मतलब फिट नहीं बैठा, क्योंकि वहाँ जैसे इवैल्यूएट रिजल्ट बोल रहा है, हम जैसा रिजल्ट को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं खास करके जो क्वेश्चन होते हैं उसके ही बारे में तो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं ना, क्या गलत है क्या सही है, किस लेवल पर है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से प्रॉब्लम मतलब क्या क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही, यहाँ पे देखो बोला गया इवेल्युएटिंग द रिजल्ट, जो रिजल्ट है हम उसको देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा एग्जैक्टली। हम यहाँ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इवेल्युएटिंग द रिजल्ट, कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होने वाला है, कि हमें कोई डिसीजन लेने के बाद नुकसान होने वाला है, कोई डिसीजन लेने के बाद हमें फायदा होने वाला है। अगर हमें फायदा होगा तो हम उस डिसीजन को लेंगे। अगर आपने साइकोलॉजी चुना तो साइकोलॉजी के बाद आप कुछ लाइफ में कर लेंगे तो आप साइकोलॉजी लेंगे। अगर आप साइकोलॉजी लेने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्यों लेंगे? तो आप कहीं ना कहीं आउटकम, जो आपका जो रिजल्ट है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। तो इसमें डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पर फिर भी आपको लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, तो तब भी मैं आपको फिर भी चेक करके रीअश्योरेंस दूंगी कि क्या एग्जैक्टली होगा। पर यहाँ डिसीजन मेकिंग ही होगा, क्योंकि जब भी हम रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट होने वाला है, कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, उसी के बेसिस पे हम किसी चीज़ का डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को मूल्यांकन करते हैं, जैसे आपने बोला कि मैम इवेल्युएट करते हैं, तो क्लियरली हम डिसीजन मेकिंग के लिए इवेल्युएट करते हैं, कि हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें करना है आगे फर्दर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं कि स्टेप्स में जो प्रॉब्लम है सॉल्व की जा रही है, कि आपकी इनिशियल स्टेट है, फिर आपकी गोल स्टेट है, उसमें फिर कुछ कुछ स्टेप्स आते हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। डिसीजन मेकिंग में क्या आप जो आउटकम है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हमारा आउटकम हमारे हित में कितना है या हमारे अगेंस्ट में कितना है, उसी हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम डिसीजन मेकिंग ये आंसर रखेंगे। आगे फर्दर अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं आप लोग सही बोल रहे हो, इसमें नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग ही ज़्यादा बेहतर है, तो फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है अर्जुन, और सभी लोगों जी। को भी ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू द मिलर नंबर ऑफ आइटम कैन बी स्टोर्ड विद इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें कितने नंबर स्टोर किए जा सकते हैं आपके मिलर के हिसाब से, जॉर्ज मिलर के हिसाब से। सेवन। और अगर कहीं ऑप्शन में ये दिया होगा 7+2 या -2, मतलब 7 में -2 या +2, तो वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा और 7 आपका क्लियरली राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी? इनमें से कौन सा आपका वर्किंग मेमोरी कहलाता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मोटिवेशनल टाइप, इवेल्युएटिंग टाइप।
शॉर्ट टर्म, क्लियरली शॉर्ट टर्म आपका क्या होता है, वर्किंग मेमोरी को कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बार्टलेट यूज द टर्म, बार्टलेट ने एक टर्म यूज की थी टू डिस्क्राइब द होल कॉन्टेक्स्ट या स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। स्कीमा, मेमोरी, वर्किंग मेमोरी या रिटेंशन। बार्टलेट की स्टडी कौन सी थी? बार्टलेट की स्टडी वो थी वर आई वर लॉस्ट इन द मॉल। ठीक है, क्या मैं कभी मॉल में लॉस्ट हुआ? तो वहां पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको एक फ्रिक्शनल स्टोरी बताई गई, ठीक है, कि वो कभी बचपन में मॉल में लॉस्ट हुए थे, ये वो, और लोगों को लगने लगता है कि हाँ हम भी मॉल में लॉस्ट हुए। तो क्लियरली ये यहाँ पे एक टर्म यूज की थी बार्टलेट ने। तो क्या टर्म यूज की? और अगर आपको टर्म नहीं भी पता तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। टू डिस्क्राइब होल कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। वन 120 का ए बोल रहे हैं कुछ लोग और किसी ने मेमोरी बोला। देखो ए बिल्कुल ठीक बोला है, मेमोरी क्यों होगा? स्कीमा का यूज किया है। स्कीमा जो है एक स्कीमा, एक मेंटल फ्रेमवर्क जो होता है, ठीक है। स्कीमा जिसे मेंटल फ्रेमवर्क कहते हैं वो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं। स्कीमा में क्या है कि क्लियरली कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स चीज को समझाना है तो उसमें हम एक मेंटल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार रखते हैं इन्फॉर्मेशन का, जिसे हम एक्सप्लेन कर सके। तो बार्टलेट की स्कीमा थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, वहां पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं मेमोरी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर फर्दर जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी कंस्ट्रक्ट हो जा रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो जा रही है। तो वहां पे क्या है, स्कीमा के बेसिस पे हम जो इन्फॉर्मेशन है कि स्कीमा कैसे, आप जैसे हम मूवीज देखते हैं, ठीक है, हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई बिछड़ ही जाता है, कोई ना कोई खो जाता है। तो उस वजह से हमारे माइंड में एक स्कीमा क्रिएटेड है, जिससे हमें क्या लगता है कि हम भी बचपन में कभी ना कभी खोए हैं, या कभी ना कभी बचपन में हम भी कहीं ना कहीं लॉस्ट हुए हैं। तो ये जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं हमारा स्कीमा है, जो हम किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी जो नॉलेज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करके रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कीमा, उसके बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन में हैव एनीवेयर फ्रॉम 1 to डैश डेंड्राइट। एक न्यूरॉन में एक या एक से कितनी डेंड्राइट्स हो सकती हैं? 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। देखो, पहली बात तो ये जो डेंड्राइट का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं है कि आप कोई नंबर दे सकते हैं, ठीक है। एक अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, डेंड्राइट्स की बात करें तो ये वेरी करती है, ठीक है। न्यूरॉन का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उस पर वेरी करती है, ठीक है। अगर हम बात करें सूडो, आपका जो सूडो न्यूरॉन होता है या यूनिपोलर न्यूरॉन, उसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं होती। अगर हम बाइपोलर की बात करें उसमें एक डेंड्राइट होती है। अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें तो वहाँ 3 डेंड्राइट्स होती है, ठीक है। फिर ये डिफर भी करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके 1 से 10 बोली गई है, ठीक है। ऑल्दो ये डिफर भी कर सकती हैं, ठीक है, 1 से 10 डेंड्राइट होती हैं, ठीक है। पर ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के, स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के, उस पे निर्भर होती है किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का, क्लियर, उस पे डिपेंडेंट है कि कितनी डेंड्राइट्स हमारी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया यूनिपोलर में बिल्कुल नहीं होती है, आपके बाइपोलर में एक होती है, और जो हमारी मोटर न्यूरॉन है उसमें हमारी 3 होती है, और मल्टीपल भी कहते हैं कि मल्टीपल होती है, और नंबर में अगर देखें तो 3 होती है, ठीक है। और ये वेरी भी करती है, किसी में 1 से लेकर 100 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वेरी करता है। पर यहाँ पे आपका 1 to 10 जो डेंड्राइट्स है वो आप कह सकते हैं, ठीक है। 1 to 10 यहाँ बता रखी है, अदरवाइज ये वेरी करती है। एक लड़की ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, ग्रुप पे, मैंने वहाँ आंसर नहीं किया क्योंकि अब मैं कैसे एक नंबर कैसे बता दूँ? आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। पहली बात तो ग्रुप पे क्वेश्चन पूछने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ग्रुप पे आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे डाल देते हो, आप नहीं, मतलब जो भी डालते हैं, अगर आप भी डालते हो तो वहाँ पे पहली बात तो आंसर सिर्फ नंबर तक नहीं होता,
कुछ समझाने वाली बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो एडिशनल आपको बतानी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है डेंड्राइट्स हो, अगर मिनिमम नंबर है तो 0 डेंड्राइट्स भी होती है, यूनिपोलर में नहीं होती, सूडो जो न्यूरॉन होता है उसमें नहीं होती, बाइपोलर में 1 होती है, आपके जो मोटर न्यूरॉन है उसमें 3 भी होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और जैसे यहाँ पे 1 to 10 तो किसी में 100 तक भी जाती हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऐसे कोई भी आंसर दे दो, फिर बच्चा फिर वो बोलेगा मैम आपने बोला था ये आंसर था, तो ऐसे नहीं होता। अगर आपको डाउट पूछना है तो आप यूट्यूब क्लास में आए, आप क्लास देके आप डाउट पूछे, मैं आपको समझाऊंगी। पर ग्रुप में फिर ऐसे मैं डाउट सॉल्व करने लगी तो कोई क्लास में आएगा नहीं, सब फिर सबका क्या होगा, सब अपना अपना क्वेश्चन भेजते रहेंगे और मैं बैठ बैठ के सबका हाँ बेटा इसका बी होगा, हाँ बेटा इसका सी होगा, तो ये चीज़ नहीं होती। आपको अगर डाउट सॉल्व कराना है आप क्लास में आइए, पूछिए, रिस्पेक्ट के साथ मैं आपका बिल्कुल आंसर दूंगी, ठीक है। ऐसे थोड़ी आप क्वेश्चन भेज रहे हो, मैं यहाँ आंसर भेज रही हूँ, आप क्वेश्चन भेज रहे हो, मैं आंसर भेज रही हूँ, फिर तो क्लासेस का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, क्लास क्यों ली जा रही है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं, फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर आपको फिर तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं, ठीक है, इतना तो आप पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द एक्सन फ्रॉम न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू द, जैसे अब हमारा क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक है, अब ये हमारा न्यूरॉन है क्लियरली, ठीक है। अब ये बोला गया है, ये यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो एक्सन फ्रॉम न्यूरॉन आर कनेक्टेड, ये जो हमारा एक्सन है, ठीक है, ये जो एक्सन है वो कनेक्टेड दूसरे न्यूरॉन की किस चीज से कनेक्टेड होगा, अदर न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, अदर एक्सन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डेंड्राइट से, या फिर सेल बॉडी से। ये एक न्यूरॉन है, ये जो फिर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ दूसरा न्यूरॉन, तो ये किस चीज से कनेक्टेड होगा, दूसरे न्यूरॉन के, डेंड्राइट से, हाँ डेंड्राइट से क्लियरली, बहुत अच्छे से डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा। साइनेप्स होंगी, साइनेप्स में डेंड्राइट्स होंगी, और यहाँ पहले न्यूरॉन की क्या होंगी, टर्मिनल बटन्स होंगे, दूसरे न्यूरॉन की क्या होंगी, डेंड्राइट्स। पहले न्यूरॉन के जो टर्मिनल बटन्स है वहाँ आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, क्लियरली वो रिलीज किए जाएंगे साइनेप्स में। दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है उनके जो रिसेप्टर्स है क्लियरली उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रिसीव किया जाएगा, हाँ डेंड्राइट्स से लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन इज पास ऑन थ्रू। अब आपका यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन है एक्सन पे जाती है, ठीक है, एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन एंड पास डेंड्राइट, डेंड्राइट पे गई दूसरे न्यूरॉन की एंड पास ऑन थ्रू। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दो न्यूरॉन में पास होनी है, इन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन जो एक्सन है वहां से क्या कहते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे गई, तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों में पास ऑन हुई। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसे हम किस तरीके का ट्रांजैक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, केमिकली होती है, मैकेनिकली हो रही है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के उससे हो रही है। दो न्यूरॉन्स में, जब भी दो न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन बिटवीन द न्यूरॉन इंफॉर्मेशन जाती है तो उसे हम किस तरीके के ट्रांसमिशन कहते हैं। ये दो न्यूरॉन्स, ठीक है, इन दोनों में अगर इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट हो रही है तो किस तरीके का ये कम्युनिकेशन है, किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। 1 2 3 का बी अर्जुन कह रहे हैं, और लोग बताओ। अब देखो ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया, ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने भी नहीं डिस्कस किया, ये बेसिक चीज है, ये कोई मैंने बहुत एडवांस चीज नहीं पूछी है। अगर मैं कुछ ऐसा हटके पूछती तो मैं बोलती कि चलो कंफ्यूजन है इसमें, ये बहुत बेसिक चीज है। 1 2 3 का ए बोल रहे हैं, सनी बोल रहे हैं, पवन बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। केमिकल साइनेप्स केमिकल वे में होते हैं, केमिकल क्यों, न्यूरोट्रांसमीटर भेजे जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कब होगा आपका इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन, जब विद इन न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ठीक है। अगर एक्सन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, जैसे एक्शन पोटेंशियल होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल होती है। बट विद इन दो न्यूरॉन में जब कम्युनिकेशन होता है या दो न्यूरॉन के बीच में जब भी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, वो क्लियरली इलेक्ट्रिकल होता है, सॉरी केमिकल होता है। केमिकल क्यों होता है, क्योंकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स
की मदद से हमारा ये कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर दिए जाते हैं, यहाँ से डेंड्राइट रिसीव करती है। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो आपका क्या होगा, आपका हाइपरपोलराइजेशन होगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से होता है, जैसे कि आपका गाबा अमीनोब्यूट्रिक एसिड। अगर एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि हमारा एसिटोक्लिनिन या ग्लूटामेट, तो क्लियरली क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन में आपका एक्शन पोटेंशियल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। अब जो ये मैंने कथा सुनाई आपको समझ आई, ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको ये समझ आया। 1 2 3 का क्लियरली ए है केमिकल साइंस, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो उसे हम केमिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होगी या ट्रांजैक्शन होगा। हाँ, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होना है, रिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ डैश। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सोमैटिक, पेरिफेरल, सेंट्रल या फिर ब्रेन कॉर्टेक्स? फटाफट आंसर करो, तब तक मैं बनाती हूँ। किसका होता है बताओ? क्या आंसर दिया आपने? पेरिफेरल, बहुत अच्छा। अभी ये बताओ, जो सामने मैंने चीज बनाई है वो समझ आ रही है? कौन मुझे समझाएगा मैंने क्या बनाया है सामने? कोई आप में से कोई यस आए? मैम। हाँ बताओ। स्ट्रक्चर मैम बताइए कौन भैया? बताइए बताइए, आगे भैया बताइए आप ही। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कोई एक बता सकता है, ये नहीं कि नहीं पहले आप, नहीं पहले आप, कोई भी एक जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से वो सबको समझाएगा, कि सबको समझ आए ये चीज। मैम बता रहे हैं। बताओ। जैसे नर्वस नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में भागा बांटा गया, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस को दो भाग में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस उसके का बाद फुल फॉर्म बोलो, शॉर्ट में मत बोलो, सेंट्रल वहां नर्वस जगह है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम्म पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सीएनएस को दो भाग में बांटा गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस हम्म को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक बोल सकते हैं। उसके बाद ऑटोनोमिक को सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। उसके बाद सोमैटिक को सेंसरी, जिस मोटर बोल सकते हैं, जिसको एक एफरेंट बोलते हैं। और एक इफरेंट होता है हम्म जो मोटर संबंधित होता है, उसको इफरेंट बोलते हैं। देखो यहाँ सबका पे बिल्कुल फंक्शन सही। अलग है। क्या क्या? बोले मैम ठीक सबका है। फंक्शन अलग अलग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल अर्जुन ने बिल्कुल सही बनाया बताया, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारा जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। ब्रेन में हमारे 4 लोब्स आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। आई थिंक 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स होती हैं, ठीक है। 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रीनियल नर्व्स आई थिंक 12 होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जहाँ आपके जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपकी हार्ट बीटिंग, जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम, जैसे आपके लंग्स का फंक्शन, जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स का फंक्शन, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक अराउजल स्टेट में, इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट मोड में आना। पैरासिम्पैथेटिक
उसी सिचुएशन में रेस्ट और डाइजेस्ट पोजीशन में आना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। आपका सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो आपके जो भी सेंसरी जो इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, इन्हें हम एफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हमारी होती हैं क्लियरली वो होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मसल्स में, ग्लैंड्स में लेके आती हैं, इन्हें हम एफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्लियरली आपके जो वॉलंटरी एक्शंस है जो आप अपने इच्छा अनुसार करते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारे स्टाइप्ड मसल्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा समझ आया जो मैंने अब बोला? आगे बढ़ूं मैं? इसमें से कोई सवाल आएगा तो मैं नहीं, ये उम्मीद, मेरी ये उम्मीद है कि आप में से कोई गलत नहीं करना चाहिए और नहीं करेगा। ठीक है, इससे चाहे कुछ भी करो, ये चीजें आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। ऑन टिप्स, एक एक चीज जो मैंने बताई यहाँ पे ऑन टिप्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द टेक्निक लिस्टेड बिलो मेजर द समराइज्ड ग्रेडेड पोटेंशियल फ्रॉम मेनी थाउजेंड ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, आपका कौन सा मेथड है जिससे आप जो एक्शन पोटेंशियल है, आपके जो ब्रेन में जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रही है क्लियरली आपके न्यूरॉन्स में, आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बिलो मेजरिंग द समराइज्ड ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल वही कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है क्लियरली आप उसको स्टडी कर पा रहे हैं फ्रॉम मेनी थाउजेंड ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स है उनमें से हो रहा है। ठीक है, ग्रेडेड की बात की जा रही है तो आपकी लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन की बात की जा रही है, जहाँ पे क्या है कि जितना आप स्टिमुलेशन देंगे, जैसे आपने हाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी दी तो उसी तरीके का चेंज आएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, क्या कहते हैं, ऑल और नन फिनोमेना होता है। ठीक है, विद इन न्यूरॉन जो आपका एक्शन पोटेंशियल है उसमें आपका ऑल और नन फिनोमेना होता है कि आप क्या कहते हैं, एक बार कोई चीज स्टिमुलेट हो गई तो वो हो गई मानेगी, या तो नहीं होगी, होगी तो अच्छे से होगी। पर ग्रेडेड में क्या होता है, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी का न्यूरोट्रांसमीटर देंगे उतना आपका चेंज ज्यादा आएगा, जितना कम देंगे उतना कम आएगा। तो ग्रेडेड का मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कौन सा मेथड हम यूज करते हैं जिससे हम क्लियरली जो एक्टिविटी चल रही है ब्रेन में न्यूरॉन्स की उसे हम स्टडी कर सकते हैं। ईईजी, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। यस पवन, पवन का आंसर मुझे दिख रहा है, सनी का भी दिख रहा है, बिल्कुल सही आप दोनों बोल रहे हो। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ही होता है ना? हाँ, ईईजी के थ्रू जो हम ब्रेन की एक्टिविटी है उनको स्टडी कर पाते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। द इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ न्यूरॉन जनरेट टाइनी फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है न्यूरॉन का वो एक टाइनी फील्ड जो है अपने आसपास क्रिएट करता है। उस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिकल, केमिकल या बायोकेमिकल? न्यूरॉन अपने आसपास एक टाइनी फील्ड क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस तरीके का वो होता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, केमिकल या बायोकेमिकल? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हाँ बिल्कुल क्लियरली, आसपास अपने जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अ प्रोसीजर बाय विच अ कंप्यूटर ड्रॉ अ मैप फ्रॉम मेजर्ड चेंजेस इन मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ एटम इन द ब्रेन नोन एज। ठीक है, वो कंप्यूटर जो मैप करता है या आइडेंटिफाई करता है मेजर्ड चेंजेस, जो चेंजेस आए हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ एटम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ब्रेन में चेंजेस आए हैं उसे हम क्लियरली किस मेथड से असेस कर सकते हैं, ईईजी, सिटी स्कैन, स्क्वाड या फिर आपका एमआरआई? किस मेथड के थ्रू जो आपके आइटम्स में मैग्नेटिक जो चेंज आ रहा है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं? एमआरआई के थ्रू। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, किससे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर हमारा क्या है, द सेंसरी सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम डैश एंड परसीव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेंसरी सिस्टम है जो स्टार्ट फ्रॉम डैश, जहां से शुरू होता है, एंड परसीव करता है डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ये हमारा सेंसरी सिस्टम है, स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से शुरू होती हैं चीजें जिससे हम परसीव करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। स्टिमुलस नहीं होता, स्टिमुलस तो कोई चीज हो गई, कोई भी चीज एनवायरनमेंट में, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, या मैनिपुलेट जो चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक्शन भी नहीं होगा।
ये क्लियरली पवन ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। रिसेप्टर, रिसेप्टर ही तो आपका होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को परसीव करते हैं। रिसेप्टर्स के थ्रू तो आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, तभी तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बिना रिसीव किए आप कैसे समझेंगे? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई भी चीज़ है जिसे हम देख रहे हैं, जैसे मेरी आंखों ने किसी पेड़ को देखा, तो वो जो पेड़ है वो मेरे लिए स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस है। अब ये है, इस स्टिमुलस को मेरी आंखों ने देखा, तो जो ये देखा है, ठीक है, परसीव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी मैंने परसीव की है वो रिसेप्शन के थ्रू, रिसेप्टर्स जो है मेरे, जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स है उनके सेंस थ्रू तो ऑर्गन। हाँ, जो सेंस ऑर्गन है कहीं ना कहीं उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टर्स है हमारे, सेंसरी रिसेप्टर्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। एक्सन नहीं है, एक्सन अलग है, साइनेप्स हमारी अलग चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ रिसेप्टर्स क्लियरली राइट आंसर हो जाए। अब ये बहुत बेसिक सवाल है, फटाफट आंसर करो, बिना पढ़े, मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग खुद आंसर करना। क्या है ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी? सी बोल रहे हैं सनी और रमनदीप बोल रहे हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज? जो है एक ऑडिबल और एक जो ह्यूमन बीइंग या इंसान के सुनने की कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ दीज स्टिमुलाई डू नॉट अडेप्ट ओवर टाइम, मतलब यहाँ पे कौन सी चीज है जो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं होती, हम इतनी जल्दी उसके यूज टू नहीं हो पाते। पेन, हम ऑफ एयर कंडीशनर, देखो एयर कंडीशनर से जो हवा आ रही है वो तो समझ गए, बट हम क्या है, ये मैं एक बार थोड़ा वो करती हूँ, ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं बताऊंगी। हम ऑफ, तब तक आपको जो लग रहा है आप आंसर करो। हम क्या हो जाता है, जो एयर कंडीशनर से जो साउंड आता है ना, एक आवाज आती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हम ऑफ एयर कंडीशनर, डिम लाइट और लाउड नॉइज और पेन, किससे हम इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, यूज टू नहीं हो पाते। अच्छा, डिम लाइट से, डिम लाइट आपका क्या है, डार्क अडेप्टेशन। थिएटर में जब भी जाते हो डार्क अडेप्टेशन में कहाँ टाइम लगता है, ये बताओ मुझे। नॉइस से भी अगर थोड़ी देर अभी आवाज आसपास होगी, थोड़ी देर उलझन होगी, फिर आप अडेप्ट कर लेंगे। बेटा जो, अब ये बताओ, पेन से अडेप्ट करना ज्यादा मुश्किल है। अब ये बताओ, क्या तुम्हें पेन की आदत हो सकती है? अभी मैं दर्द आपको दूं तो अडेप्ट कर लोगे कि मैम ठीक है अब तो आदत हो गई पेन की? बेटा पेन सबसे ज्यादा मुश्किल है अडेप्ट करना। जब दर्द होता है तो बहुत उलझन होने लगती है, जब तक दवाई नहीं खाते आप लोग, या मैं नहीं खाती, मेरे को दवाई खाना इतना पसंद नहीं है, ठीक है, पर जो भी दवाई नहीं खाए जब तक, तब तक चैन नहीं पड़ता। तो पेन से आपका सबसे कम, आप मतलब बहुत मुश्किल से अडेप्ट कर पाते हैं। आपको, आपने देखा है किसी को कि अब तो आदत हो गई है दर्द की? नहीं, दर्द होगा, उलझन होगी। एयर कंडीशनर से आवाज आ रही है, आदत हो जाती है, ठीक है। मोस्टली लोग एसी में रहते हैं, जो भी लोग एसी में रहते हैं, ठीक है, उनको आदत हो जाती है, इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगता। डिम लाइट, डिम लाइट में क्या है कि आप अभी रूम में है, रूम से आप फिर क्या कहते हैं धूप में जाएंगे, धूप से बाहर फिर आप कमरे में आएंगे, तो डार्क अडेप्टेशन हो जाएगा। या आप जैसे थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपका हो जाता है, ठीक है, या थिएटर में घुसते हैं तो भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो लाइट से जब आप डिम लाइट में जाते हैं, मतलब थिएटर में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो आपका डार्क अडेप्टेशन भी होता है। लाउड नॉइज, आवाज बज रही है, कुछ देर तक इरिटेट करेगी, थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, पढ़ना है, कल एग्जाम है, तो फिर शादी हो रही है, कुछ मैम भी हो रहा है। हाँ, पेन के बारे में जैसे जोक वे में एग्जाम्पल उसको दे सकते हैं। क्या? जैसे एक एक मस्ती में एक एग्जाम्पल है, जैसे जोक वे में, जैसे हम्म, लोग कहते हैं, दिल टूटे हुए लोग कहते हैं आपको दर्द सहने की आदत हो गई। हाँ, कोई दर्द नहीं सह पाता, ऐसे तो कहने की बातें होती हैं, ठीक है। हाँ, दिल टूटे लोग बाहरी दर्द सह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, अब जो पेन है, पेन क्लियरली क्या है कि आप जो है अडेप्ट नहीं कर पाते,
ठीक है, ये अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तभी वो दर्द में रह रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। लाइफ में अगर आपने पेन सहना सीख लिया ना, तो पेन सहना आप तब सीख जाएंगे जब आप किसी दर्द में होके भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउट लेवल पे हो। उनका मैं वो समझ सकती हूँ, दर्द वो लोग सह जाते हैं जो दिल टूटने के बाद भी यूपीएससी क्लियर कर जाएं या कोई एग्जाम क्लियर कर जाए, ये टॉप लेवल पे पहुंच जाए, उनका समझ आता है कि हाँ दर्द सह गए। ऐसे क्या दर्द सह के फिर आप बिखरे हुए पड़े हो, अरे समेटो अपने आप को, तब तो माने। जैसे मैं, अर्जुन का तो पता लगता है वो बहुत दर्द में है, अभी भी दर्द उससे सहा थोड़ी जा रहा है। हाँ ठीक है, तो समझ आया ये मैं क्या बोल रही हूँ? आप सबको समझ आया? क्लियर है ये? तो मुझे बताओ ये क्लियर है कि नहीं, उसके बाद मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शाम को डिस्कस करूंगी, मुझे एक बार याद दिलाना, ठीक है?